भारत की सुरक्षा में ना एक ऐसी ताकत है जो दिखती नहीं, मतलब सुर्खियों से दूर रहती है, पर है बहुत जरूरी। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ। जी हाँ, रॉ। आज हम कोशिश करेंगे कि स्रोतों के आधार पर इस खुफिया एजेंसी की दुनिया को थोड़ा समझें। बिल्कुल। रॉ मतलब रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी है। तो आज देखेंगे कि ये क्यों बनी, कैसे काम करती है, इतनी छुपी हुई क्यों है, और हाँ, इसके कुछ अहम ऑपरेशंस क्या रहे हैं। हाँ, तो शुरू करते हैं इसके बनने से। मतलब जरूरत क्यों पड़ी एक अलग एजेंसी की? इंटेलिजेंस ब्यूरो तो थी पहले से। हाँ, वो थी, लेकिन आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो ज्यादातर घरेलू मामलों पर ही फोकस करती थी। फिर 1962 का चीन युद्ध हुआ, 1965 का पाकिस्तान युद्ध। हाँ। तब लगा कि बाहरी खुफिया जानकारी मतलब फॉरेन इंटेलिजेंस में हम कहीं ना कहीं कमजोर हैं। अच्छा। बस इसी कमी को पूरा करने के लिए 1968 में रॉ बनी। और 1968 में और इसके पहले चीफ आर.एन. काओ, भारतीय इंटेलिजेंस में बहुत बड़ा नाम माना जाता है उनका। हाँ, तो इसका खास काम क्या है? मतलब किन चीजों पर ये नजर रखती है? देखिए, इसका मुख्य काम है विदेशी धरती पर इंटेलिजेंस जुटाना। अच्छा, मतलब विदेश में। हाँ, जासूसी करना, एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस में मदद करना, और जरूरत पड़ने पर सीक्रेट ऑपरेशंस या मनोवैज्ञानिक चालें चलना। और जाहिर है पड़ोसी देशों पर खास नजर होगी, पाकिस्तान, चीन। बिल्कुल बिल्कुल, उन पर तो खास ध्यान रहता ही है। एक बात जो थोड़ी अलग लगती है वो है इसका रिपोर्टिंग का तरीका। ये सीधे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करती है, रक्षा या गृह मंत्रालय को नहीं। जी हाँ, ये एक बहुत अहम बात है। सीधे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस यानी पीएमओ के अधीन। तो इससे क्या है, इसे ज्यादा पावर या आजादी मिलती है? निश्चित रूप से। एक तो फैसले तेजी से हो पाते हैं, और दूसरा ऑपरेशंस को ज्यादा गुप्त रखा जा सकता है। इसका हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली में है, लेकिन बाकी चीजें जैसे ये काम कैसे करती है, कितने लोग हैं इसमें, पैसा कितना खर्च होता है, बजट वगैरह। हाँ, बजट, ये सब कुछ बहुत ही गोपनीय है, टॉप सीक्रेट। अच्छा, और इसमें लोग कहाँ से आते हैं? मतलब कोई डायरेक्ट भर्ती होती है रॉ की? ज्यादातर तो जो जानी मानी सेवाएं हैं, जैसे पुलिस सर्विस आईपीएस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आईएएस, फॉरेन सर्विस आईएफएस, अच्छा। और सेना के अनुभवी अधिकारी, यहाँ से लोग डेपुटेशन पर आते हैं। कभी कभी अपने खास कैडर से भी लेते हैं, जिसे रिसर्च एंड एनालिसिस सर्विस कहते हैं। एक्सपर्ट्स चुने जाते हैं। ये विविधता तो शायद इसे मजबूत बनाती होगी, अलग अलग फील्ड की समझ। बिल्कुल। पर इसकी गोपनीयता कमाल की है। कोई अपनी वेबसाइट तक नहीं, सरकारी वेबसाइट पर भी इसका जिक्र मिलना मुश्किल है। हाँ, और यही तो इसकी पहचान है, पूरी तरह से पर्दे के पीछे रहकर काम करना। कहते हैं कि कई बार तो इनके एक डिपार्टमेंट को दूसरे के ऑपरेशन की पूरी खबर नहीं होती जब तक जरूरत ना हो। अच्छा, इतनी गोपनीयता। जी। फिर भी कुछ बड़े ऑपरेशनों की बातें तो बाहर आई हैं, जैसे 1971 बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में रॉ का रोल। हाँ, बिल्कुल। स्रोतों के मुताबिक रॉ ने मुक्ति बाहिनी के लड़ाकों को सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं दी, बल्कि पूरी पाकिस्तान के अंदर तक अपना नेटवर्क फैलाकर पाकिस्तानी सेना को कमजोर करने में बहुत अहम भूमिका निभाए। यहाँ तक कि मनोवैज्ञानिक तौर पर भी उनकी हिम्मत तोड़ने का काम किया। और फिर वो 1974 का परमाणु परीक्षण, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, उसे दुनिया की नजरों से, खासकर अमेरिकी सीआईए से छिपाए रखना, वो तो बड़ी चुनौती रही होगी। बेशक उस समय सैटेलाइट वगैरह काफी एक्टिव थे, तो पूरे ऑपरेशन को सीक्रेट रखना रॉ की एक बड़ी कामयाबी मानी जाती है। हाँ। इसी तरह पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था कहूटा में, हाँ, कहूटा, उसकी जानकारी जुटाने में भी रॉ एजेंट्स के बड़े जोखिम उठाने का जिक्र मिलता है। और 26/11 मुंबई हमलों के बाद, उसके बाद रॉ के काम करने के तरीके में कुछ बदलाव आया? हाँ, देखिए, उन हमलों ने बाहरी खुफिया तंत्र की जरूरत को और मजबूत कर दिया। उसके बाद से पाकिस्तान बेस्ड जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उन पर नजर रखना, उनके नेटवर्क को समझना, इस पर फोकस और ज्यादा बढ़ गया। लेकिन क्या हमेशा सब कुछ सफल ही रहा है? इतनी सीक्रेसी, इतनी पावर, इसके साथ कुछ मुश्किलें या आलोचनाएं भी तो जुड़ी होंगी। जरूर जरूर। सबसे बड़ा सवाल तो इसकी जवाबदेही मतलब अकाउंटेबिलिटी का उठता है। हाँ। ये सीबे संसद को जवाब नहीं देती, इसका बजट पब्लिक नहीं है, तो पारदर्शिता की कमी की आलोचना होती है। सही बात है। और कुछ मौकों पर नाकामी भी सामने आई है। जैसे 1999 में कारगिल युद्ध से पहले घुसपैठ की ठीक जानकारी टाइम पर न दे पाने की बात कही जाती है। हाँ, वो कारगिल वाला मामला तो। और श्रीलंका में लिट्टे से जुड़े मामले और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के आसपास की घटनाओं में भी रॉ की भूमिका पर सवाल उठे हैं। अच्छा, हमने फिल्मों में भी रॉ को बहुत देखा है,
मद्रास कैफे, राजी, बेबी, पठान जैसी कई फिल्में, क्या ये फिल्में दिखाती हैं वो असलियत के करीब होता है? देखिए, ज्यादातर फिल्में तो कहानी को रोमांचक बनाने के लिए बहुत कुछ जोड़ देती हैं, बदल देती हैं। हाँ, वो तो है ड्रामा। असल जिंदगी के ऑपरेशन शायद इतने ग्लैमरस नहीं होते। उनमें ज्यादातर तो खामोशी होती है, धैर्य होता है और गुमनामी। एजेंट्स अपनी जान दांव पर लगाकर काम करते हैं, पर उसका क्रेडिट उन्हें कभी पब्लिक में नहीं मिलता। तो कुल मिलाकर रॉ एक ऐसी अनदेखी ताकत है जो लगातार काम कर रही है ना? बिना शोर किए देश के लिए जानकारी जुटाना, एक्शन लेना। बिल्कुल सही कहा। आप इन्हें भारत के मूक सैनिक कह सकती हैं या गुमनाम हीरो। आखिर में हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। एक लोकतंत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर किसी एजेंसी का इतनी ज्यादा गोपनीयता और लगभग बिना संसदीय निगरानी के काम करना, ये कितना सही है? मतलब सुरक्षा और पारदर्शिता के बीच वो सही संतुलन कहाँ होना चाहिए, इस पर जरूर सोचिएगा।